वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब जी। यूपी बोर्ड हाई स्कूल में जो हिंदी का एग्जाम आता है, हूबहू बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम आपके सामने है। और इस बात की गारंटी है कि आपको काफी सारा एग्जाम क्वेश्चन इसके अंदर से आपके बोर्ड के एग्जाम में पक्का मिलेंगे। आप चाहे बाद में चेक कर लेना जी। तो इसमें बिल्कुल उसी पैटर्न पे है जैसा आपका यूपी बोर्ड के अंदर एग्जाम आएगा, सेम टू सेम। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो 20 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू, जो ओएमआर शीट में भरने आते हैं, सबसे पहले वही है, उसी की बिल्कुल पैटर्न पे है। और हो सकता है इसके अंदर से काफी क्वेश्चन एमसीक्यू भी आपको कुछ मिल जाए। फर्स्ट है, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से कब तक माना जाता है। तो हिंदी गद्य का कब से माना जाता है? हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास माना जाता है, प्रारंभ होता है 1850 से। 1850 से हिंदी गद्य का ठीक है इतिहास 1850 से माना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है एमसीक्यू, शुक्ल युग की कालावधि क्या है? शुक्ल युग, तो शुक्ल युग की जो कालावधि यानी शुक्ल युग कब से कब तक रहा? ये रहा है 1919 से लेकर 1938 तक। ठीक है, ध्यान रखना है शुक्ल युग। शुक्ल युग, भारतेंदु युग, सभी युग आपने तैयार करने हैं। आधुनिक युग, प्रगतिवादी युग कब से कब तक रहा, ये और इनके प्रमुख कवि तैयार करने हैं। हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद जी थे। उसके बाद है गुनाहों का देवता, ये रचना किस प्रकार की है, यानी क्या विधा है इसकी? विधा का मतलब क्या होता है? विधा का मतलब क्या होता है कि जो गुनाहों का देवता नामक किताब है, ये किताब क्या तो कहानी है, यानी कहानी के रूप में है, उपन्यास के रूप में है, संस्मरण के रूप में है, स्मृति जो बोलते हैं याददाश्त के रूप में, या कोई किसी की आत्मकथा है, कवि ने अपनी आत्मकथा अपने जीवन के बारे में लिखी है। तो जो गुनाहों का देवता है ये क्या है? ये उपन्यास है एक। निम्नलिखित में से आधुनिक काल की विशेषता कौन सी है? आधुनिक काल जो अभी चल रहा है, आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंदर देखो, आपने पता है जो पहला स्टार्टिंग में जो किताबें लिखी जाती थी उसके अंदर राजा महाराजाओं की कहानियां होती थी, या किसी के अंदर श्रृंगार रस की प्रधानता होती थी। लेकिन जो आधुनिक युग है, आधुनिक काल, इसके अंदर मुख्यतः एक तो व्यक्तिगत की प्रधानता है, ठीक है, और एक बौद्धिक समावेश है, यानी आजकल टेक्नोलॉजी है तो इंटेलिजेंस की, एआई की, या व्यक्तिगत की प्रधानता या फिर बौद्धिकता की प्रधानता की ज्यादा बात की जाती है। इसलिए इसका आंसर क्या है? कै और खे दोनों है। रसखान किस काल की शाखा के कवि हैं? रसखान जी किस काल के हैं? देखो, आपने ये बात पता होगा कि रसखान जी, बिहारी जी और सूरदास जी, मीराबाई, ठीक है, ये प्रमुख चारों जो कवि हुए हैं, इन सबकी भाषा ब्रज भाषा थी। मुख्यतः सबकी भाषा इनकी ब्रज भाषा थी। और इनका जो है, इन सब ने श्री कृष्ण जी के बारे में ही अपनी काव्य के अंदर श्री कृष्ण जी का ही वर्णन किया है। रसखान जी, बिहारी जी, सूरदास जी और मीराबाई जी ने। और भाषा इन सबकी मुख्यतः ब्रज भाषा थी, ठीक है। तुलसीदास जी की अवधी भाषा थी, क्योंकि इन्होंने श्री रामचंद्र जी के बारे में लिखा। तो रसखान जी कृष्ण आश्रित शाखा के थे, राम आश्रित के तुलसीदास जी थे, ठीक है, निर्गुण भक्ति के कबीरदास जी थे, और रीतिकाल की कृष्ण आश्रित शाखा के माने जाते हैं रसखान जी। तो रसखान जी क्या है? रीतिकाल की कृष्ण आश्रित शाखा। अगर रीतिकाल की जगह यहाँ पर भक्ति काल भी आता है तो भी आपका बिल्कुल ही आंसर सही होगा। यानी आप हो सकता है कि भक्ति काल की कृष्ण आश्रित शाखा के रसखान जी थे, या फिर रीतिकाल की कृष्ण आश्रित शाखा के रसखान जी थे। बस ध्यान रखना है कि कृष्ण आश्रित शाखा से संबंध रखते हैं रसखान जी, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद है आधुनिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? आधुनिक काल, अभी आपको बताया था कि अभी जो काल हिंदी का चल रहा है वो आधुनिक काल ही है, मॉडर्न एज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, मॉडर्न एज। तो इसका आंसर क्या है? ये है 1843 से स्टार्ट हुआ था और वर्तमान में यही चल रहा है। तो इसका आंसर क्या है?
आधुनिक युग का 1843 से वर्तमान तक। बिहारी व भूषण किस युग के कवि माने जाते हैं? बिहारी और भूषण ये माने जाते हैं ऋतिकाल के। इनका क्या है? ऋतिकाल से संबंध है जी। साहित्य लहरी किन की रचना है? साहित्य लहरी किन की रचना है? आपने याद रखना है। साहित्य लहरी, सूरसागर और सूर शरावली, ये तीनों सूरदास जी की मुख्यतः 3 ही रचनाएं हैं। ध्यान रखना है, साहित्य लहरी, सूरसागर और सूर शरावली, ये तीनों रचनाएं मुख्य 3 ही रचनाएं हैं सूरदास जी की, और तीनों में से कोई सी भी अगर एग्जाम में आती है तो अपने ध्यान रखना है ये सूरदास जी की रचना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सूरदास जी। महादेवी जी की रचना निम्न में से कौन सी नहीं है? देखो, निहार भी महादेवी वर्मा जी की है, संध्या गीत भी है और दीपशिखा भी है, लेकिन युगांतर नहीं है। युगांतर जो है महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है। ये एग्जाम में पूछा था कि कौन सी रचना नहीं है जी। अब ये आपने ध्यान से देखना है। नाना वाहन नाना वेशा, भी ऐसे शिव समाज नहीं देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु बाहू में कौन सा रस है जी? यानी इन पंक्तियों को पढ़कर क्या वीरता की भावना झलकती है? क्या श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है? या फिर क्या हास्य रस की उत्पत्ति होती है? ये देखना है। अभी आपकी थोड़ा सा इसकी हिंदी अनुवाद देखते हैं। ये जब शिव जी के समाज के बारे में वर्णन किया गया है कि नाना वाहन, जो शिव जी का समाज है उसके अंदर नाना वाहन, तो यानी नाना वाहन का मतलब वो अलग अलग वाहन पर सब सवार थे। नाना वेशा, सबके वेश भी जो भूषा थी यानी कपड़े भी अलग अलग प्रकार के थे। भी ऐसे शिव समाज नहीं देखा, इस प्रकार का शिव जी का समाज था। और कौ मुखहीन, कोई तो ऐसा था कि मुख उसके मुख ही नहीं था। और विपुल मुख काहू, कुछ ऐसे थे इनके बहुत सारे मुख वाले थे। और बिनु पद कर यानी कुछ ऐसे थे जिनके पैर ही नहीं थे। और कोई बहुबाहु, कुछ ऐसे थे जिनके बहुत सारे बहाम, हाथ पैर बहुत सारे थे। तो ये सब क्या है? हाथ पैर बहुत थे, यानी काफी अनेक हाथ पैर वाले थे। तो ये क्या है? ये सारा ऐसा वातावरण, ऐसे दृश्य देखकर हंसी का भाव पैदा होता है। इसलिए इसके अंदर कौन सा भाव है? हास्य रस है। कौन सा रस है? हास्य रस। हास्य रस इसका आंसर है। श्रृंगार रस कहाँ होता है? जब कोई स्त्री पुरुष अपने किसी प्रेम की बात करते हैं तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। और हास्य रस जहाँ हंसी की बात होती है वहां होता है। वीर रस वहां होती है जहाँ जनून की या देशभक्ति की बात होती है, वहां वीर रस होता है। करुण रस वहां होता है जहाँ किसी दुख या कष्ट की बात होती है, तो वहां कौन सा रस होता है? करुण रस होता है। तो इसका आंसर क्या है? हास्य रस है। यहीं कहीं पर बिखर गई भगन विजय माला सी में कौन सा अलंकार है? देखो, माला सी, ठीक है, जिस वाक्य के अंदर आपने हिंदी में जैसा, तरह और सासी मिलता है उसके अंदर मोस्टली उपमा अलंकार होता है। यह पैन के जैसा है, तो ये कौन सा अलंकार होगा? ये उपमा अलंकार है। और यह एक पैन ही है, ये रूपक अलंकार हुआ। यह एक पैन है तो रूपक अलंकार हुआ। और यह पैन के जैसा है या पैन की तरह है या यह पैन सा ही है, तो ये उपमा अलंकार हो गया। तो इसमें माला सी में कौन सा अलंकार है? इसमें है उपमा अलंकार। ठीक, निम्न पंक्तियों में छंद बताइए। इनमें छंद बताना है। ठीक है, छंद में मात्रा लगाकर बताते हैं कि क्या क्या कैसे करना है। आपने ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? अगर कहीं पर भी ए, कै, पै, मैं बिना मात्रा वाला कोई अक्षर हो तो उस पर एक मात्रा लगती है। और अगर छोटे की मात्रा हो, छटाऊ की मात्रा हो, ठीक है, तो उन पर भी एक ही लगती है। इसे बोलते हैं लघु, यानी एक मात्रा। एक मात्रा का मतलब लघु। और जहां पर आ, का, पा, मा, ला या फिर बड़ी की मात्रा हो, बड़ाऊ की मात्रा हो, ए की मात्रा हो, आई की हो, ओ की हो या औ की हो,
तो उन सब में ये दो मात्रा बोलते हैं, इसे दो मात्रा, और इसे बोलते हैं गुरु। क्या बोलते हैं? गुरु। ठीक है, ये है गुरु बोलते हैं। तो ये दो मात्रा मानी जाती है और ये एक मात्रा मानी जाती है। ठीक है, लघु को एक मात्रा बोलते हैं, गुरु को दो। ये एस की तरह दो मात्रा होती है, ये एक मात्रा होती है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ कितनी मात्रा होगी, दो, क्योंकि एक ही मात्रा पर क्या, दो, यहाँ पर दो, एक एक, दो दो, एक दो, और यहाँ पर दो दो दो, एक एक, छोटी की मात्रा है ना, तो ई की एक लगेगी, दो और एक। ठीक है, अब देखो गिन लेते हैं, दो और दो चार, पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13, तो यहाँ तो आ गई 13 मात्रा। ठीक है, और यहाँ दो दो चार, 5 6 7 8 9 10 और 11, इधर है 11 मात्राएं। ठीक है, और ये फिर इधर दो, एक एक, दो दो दो, एक दो, दो तीन चार 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इधर भी है 13 मात्राएं। इधर दो एक तीन 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर है 11 मात्राएं। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, जिसमें 13 मात्राएं। ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, ये दूसरा चरण होता है, ये पहला चरण होता है, ये तीसरा चरण होता है, और ये चौथा चरण होता है। जब पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हों और दूसरे और चौथे चरण में 11 हों, तो वो सोरठे का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है? सोरठे का उदाहरण होता है। तो ये इसमें कौन सा छंद है? सोरठा छंद है। ठीक है जी। निर उपसर्ग कौन से शब्द से प्रयुक्त हुआ है? यानी निर, इसका मतलब है कि किसमें कौन सा उपसर्ग निर से बनने वाला निम्न में से कौन सा है? आपको बता दे, देखो यहां देखो एक बार, एक वर्ड लिख कर दिखा रहे हैं, सुधारिता। ये एक शब्द है सुधारिता। इसके अंदर जो ये सु है, ये तो है उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग। और जो ये ता है, आपको एक उदाहरण के लिए शब्द बताया, ये है इसमें प्रत्यय। तो जो लास्ट में जुड़ता है किसी शब्द के, वो प्रत्यय होता है। जो स्टार्टिंग में जुड़ता है वो क्या होता है? उपसर्ग होता है। तो इसने बताया कि निम्न में से निर उपसर्ग, यानी ये वाला है स्टार्टिंग में नर, निर, यहां पर निर कहां है, किसमें है? इसमें तो निर है नहीं, इसमें सु है, इसमें नहीं, इसमें निर है, क्योंकि ये बनता है निर प्लस वहा से, निर प्लस वहा, निर्वाह। तो इसके अंदर है, ये इसका आंसर होगा। पाप और पुण्य में कौन सा समास है? पाप और पुण्य, पाप पुण्य में देखो, जिस शब्द के अंदर बीच में और या तथा का प्रयोग हम कर सकते हैं, और या तथा, तो उसमें द्वंद समास होता है। द्वंद को ऐसे भी लिखा जाता है, द्वंद समास। तो द्वंद समास उसमें होता है जिसके अंदर और या तथा का प्रयोग होता है। कर सकते हैं हम, पाप और पुण्य, रात और दिन, माता और पिता, भाई और बहन, तो उसमें कौन सा समास लगता है? द्वंद समास। और दिग्गु समास किसमें होता है? जिसमें संख्या होती है, दिग्गु में संख्या, जैसे त्रिलोक, त्रिलोचन, और शताब्दी, तिरंगा, इस तरह से सप्तऋषि, जो संख्या वाले होते हैं, ये संख्या वाला होता है। अगर कोई शब्द ऐसा दिया है इसके अंदर संख्या है, यहां पर आ जाता तिरंगा, त्रिकोण, त्रिनेत्र, दशानन, कोई भी जो संख्या वाला हो, जिसमें संख्या होती है। और भैया दशानन में दूसरा भी समास होता है, लेकिन जिसमें संख्या होती है, ठीक है, शताब्दी, उसके अंदर दिग्गु समास होता है। और जिसमें और का प्रयोग होता है, दो बातें होती है, पाप और पुण्य, ठीक है, माता और पिता, भाई और बहन, तो उसके अंदर द्वंद समास का प्रयोग होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये है सुहाग। क्या है? सुहाग। ये सुहाग है भैया, लिखा हुआ है। तो इसने कहा कि सुहाग शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो निम्न में सुहाग शब्द का तत्सम रूप सौभाग्य होता है। तत्सम रूप वो होते हैं, आपको बताते हैं। ये हिंदी का शब्द है, इसका मतलब है घर, ये घर है। अगर इसका संस्कृत में, जिसका संस्कृत में वो शब्द जो संस्कृत से हिंदी में उठाया गया है, उसे तत्सम बोलते हैं, यानी घर है। ठीक है, जैसे पानी है, पानी का तत्सम क्या हो गया? जल। ठीक है, हवा का क्या हो गया? वायु या पवन। ठीक है, जैसे गांव है, गांव का तत्सम शब्द क्या हो गया? ग्राम।
तो जो संस्कृत में उठाए हुए जो संस्कृत के शब्द है वो हिंदी में प्रचलित है, उसको ही क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। जैसे सुहाग को सौभाग्य बोलते हैं। ठीक है। युष्माकम रूप युष्मद शब्द का कौन सा रूप है, यानी युष्मद से बना है युष्माकम, तो युष्मद शब्द का युष्माकन कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? क्या तृतीय विभक्ति बहुवचन है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, या षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, द्वितीय विभक्ति एकवचन है? आपको पता है टोटल सात विभक्ति होती है और वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ये जो है, जो दिया हुआ है युष्मद, वो दिया हुआ है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो इसमें क्या है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। भगवान सबका भला करे किस प्रकार का वाक्य है? क्या आज्ञावाचक है, प्रश्नवाचक है, ठीक है, संदेहवाचक या इच्छावाचक? जी, आज्ञावाचक वो होते हैं, आओ यहाँ बैठो, ठीक है, ये काम करो, ये काम मत करो, कृपया ये काम कीजिए, यहाँ बैठिए और पढ़ाई कीजिए, ये सब होते हैं आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा जिसमें होती है। प्रश्नवाचक होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड होता है। ठीक है, प्रश्नवाचक, क्या कल आप स्कूल जाओगे, क्या ये तुम्हारा है, ठीक है, और वह कल क्यों नहीं गया, इस तरह के जो वाक्य होते हैं तो वो होते हैं प्रश्नवाचक। और संदेहवाचक वो होते हैं, शायद कल बारिश हो सकती है, ठीक है, वो पास हो भी सकता है और नहीं भी है, ठीक है, तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं संदेहवाचक, आज बारिश होने की संभावना लग रही है, तो ये संदेहवाचक। इच्छावाचक क्या होती है कि भगवान सबका भला करे, ठीक है, भगवान उसको एक पुत्र दे, ठीक है, मेरी जो है मेरा एक वहां पर 5 मंजिल का मकान हो, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो सब क्या होते हैं, जो कामना जिसमें होती है, ठीक है, भगवान सबका भला करे, ये एक इच्छावाचक वाक्य है। तो ये कौन सा वाक्य हुआ, ये एक इच्छावाचक वाक्य है। इस तरह के वाक्य क्या होते हैं। और इन सेंटेंस को अगर ये कंप्लीट आप लोगों ने ये समझने हैं तो इनकी क्लास डाल दी गई है, आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, इसी चैनल पर डाली हुई है, जिसके अंदर सारे के सारे वाक्य बताए हुए हैं कि किस वाक्य को कैसे बनाना है, कौन सा भाववाचक होता है, कौन सा कर्तावाचक होता है, सब के सब क्लास एक छोटी सी क्लास के अंदर डाल रखे हैं, आप उसे अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। कौन सा भाववाचक वाक्य है जी, भाववाचक वाक्य भाववाचक है, कर्तावाचक, कर्मवाचक, भाववाचक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। देखो, आओ यहाँ बैठे, आओ यहाँ बैठे, ये क्या होता है, ये आपका यहाँ बैठे, ये आज्ञावाचक है, ठीक है। अब यहाँ बैठेंगे, ठीक है, ये एक सामान्य वाक्य है। आओ चल सकते हैं, ये भी एक सामान्य वाक्य है, ठीक है। आओ चल सकते हैं सामान्य भी है, और भैया इसे आप संदेहवाचक भी बोल सकते हैं, ठीक है, वैसे तो मोस्टली सामान्य है। आओ वहां बैठा जाए, तो ये कौन सा है, ये वाक्य भाववाचक है, भाववाच्य। देखो, जिस तरह से थोड़ी सी पैसिव इसकी जो फीलिंग देता है सेंटेंस, वो भाववाच्य होता है। चाय पियो, चाय पी जाए, जो ये चाय पी जाए है, ये भाववाच्य है, ठीक है। ये काम करो, ये काम किया जाए, ये कौन सा है, भाववाच्य है। उसे यहाँ बुलाओ, उसे यहाँ बुलाया जाए, ठीक है। तो इस तरह के जो वाक्य है ना, ये कौन से होते हैं, ये भाववाच्य वाक्य होते हैं, ठीक है। मैं बैठ नहीं सकता, एक वाक्य है, मैं बैठ नहीं सकता, तो इसका भाववाच्य क्या होगा, मुझसे बैठा नहीं जा सकता। तो ये जो उसे बुलाया जाए, मुझसे बैठा नहीं जा सकता, ये लिखा जाए, है ना, कल ये पढ़ाया जाएगा, ये जो इस तरह के घुमाने वाले थोड़े से वाक्य होते हैं, लिखा जाए, पढ़ाया जाए, बैठा नहीं जा सकता, बैठा जा सकता है, ये सब भाववाच्य वाक्य होते हैं, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं, भाववाच्य। देखो, एक बहुत बढ़िया सेंटेंस है, वह जेब से चाकू निकालकर खीरा काटने लगा, का संयुक्त वाक्य कौन सा है, एग्जाम में आते हैं भैया ये क्वेश्चन, इस तरह के सेम, और बिल्कुल एक हल्की सी ट्रिक से आप पकड़ सकते हैं। वह जेब से चाकू निकालकर खीरा काटने लगा का संयुक्त वाक्य कौन सा है जी, देखते हैं। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे ही उसने चाकू निकाला वह खीरा काटने लगा, उसने जेब से चाकू निकाला और खीरा काटने लगा, जेब से चाकू निकालकर वह खीरा काटने का, और इनमें से कोई नहीं जी। हम चलते हैं पहले इस पर, जेब से चाकू निकालकर वह खीरा काटने लगा, या वह जेब से चाकू निकालकर खीरा काटने लगा, ये वाक्य है सरल वाक्य, पेपर में ये भी आता है सरल वाक्य। ये कौन सा वाक्य है, ये है सरल वाक्य। और ये उसने जेब से चाकू निकाला और खीरा काटने लगा, ये है संयुक्त वाक्य, ये है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य के अंदर बीच में और, तथा, ठीक है, वह, ये प्रयोग होकर एक वाक्य इधर हो, एक वाक्य इधर हो, तो दो वाक्यों का जोड़ हो और उसमें और, तथा और वह का प्रयोग हो, यानी और तथा से दो वाक्य जब जुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य, ठीक है।
सरल वाक्य में एक ही सब्जेक्ट आता है मोस्टली, ठीक है, इसमें और तथा नहीं आते। और जब जिस वाक्य के अंदर जैसे ही ये हुआ तो वैसे ही वो हुआ, जो ही ये हुआ, तो इस ये वाक्य जो है ये वाला आपका है मिश्रित वाक्य। कौन सा है? यह है मिश्रित वाक्य। जैसे ही ज्यों ही, ठीक है, जैसे ही ज्यों ही वाला वाक्य जो है जो होता है ये मिश्रित होता है, और तथा वाला वाक्य संयुक्त होता है, और भैया जो इस तरह का वाक्य होता है वो सरल वाक्य होता है। तो ये इसका आंसर क्या है संयुक्त वाक्य का? ये संयुक्त वाक्य है इसके अंदर, ठीक है। खंड ब, इसके अंदर आपने पता है कि ये आपसे डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट हो गए। जो लिखने वाले क्वेश्चन है, निम्न गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ईर्षा, ईर्षा से बचने का उपाय मानसिक संतुलन है। जो व्यक्ति ईर्षालु स्वभाव का होता है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। ये छोटा सा पैरा है, इसके नीचे ये प्रश्न दिए हुए हैं 3, ठीक है जी। अगर आपको एक समस्या है कि आप नहीं बता सकते कि पैरा गद का या पद का, किस पाठ का है, किस कविता का है, आपको ये समस्या आती है, यानी आप पहचान नहीं सकते, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आप क्लास देखिए जिसके अंदर पाठ की ट्रिक्स बताई हुई है कि कैसे हम पहचानेंगे ये पाठ, ये पैरा। आप पैरा देखते ही बता दोगे कि किस पाठ का है, चाहे वो गद का हो या पद का हो, ठीक है। गद या पद कोई सा भी पैरा हो तो आप तुरंत बता दोगे ये किस पाठ से लिया गया है। उसके अंदर पहचान डाली हुई है छोटी छोटी, ठीक है। जैसे आपको बताते हैं इस पैरे की जो पहचान है, इस पाठ की जो इस पाठ के अंदर से कोई भी पैरा अगर आपको आता है तो ईर्षा, निंदा, ईर्षालु, ये 3 शब्द इस पाठ की पहचान है, ठीक है। ईर्षा तूने गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर जी का है, ठीक है। उसके अंदर पहचान भी दी हुई है, लेखक का नाम भी दिया है, कवि का नाम भी दिया है, और कविता या कविता का या पाठ का नाम भी लिखकर बताया हुआ है कि इस पाठ के, इस लेखक के पाठ की पहचान ये है। आपने छोटे से शॉर्ट में ही पता लग जाएगी। तो जो ईर्षा तूने गई मेरे मन से, ये चैप्टर है आपका स्कूल का, इसकी जो पहचान है, इसके हर किसी न किसी पैरे के अंदर, कोई भी पैरा हो, चाहे इन तीनों में से कोई सा शब्द आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आप पहचान लेना, ईर्षा, निंदा या ईर्षालु, ये पहचान है। तो ये पता लग गया हमने कि किस पाठ का है। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। इसका प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, और जी आप क्या कर सकते हैं, आपने लिखना है उत्तर नंबर 21 का ऐसे आपने एग्जाम में डालना है स्टार्टिंग से, बिल्कुल एक सीधी से। और फिर आपने इसका लिख देना है, 2 तरीके हैं, या तो आप संदर्भ डालिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद खंड में ईर्षा तूने गई मेरे मन से नामक शीर्षक से लिया गया, जिसके लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर जी, ये तो ऐसे लिख दीजिए। और या फिर सीधा आप लिख सकते हैं कि पाठ या शीर्षक का नाम, पाठ का नाम क्या है, ईर्षा तूने गई मेरे मन से, ठीक। और इसके लेखक का नाम है, लेखक का नाम श्री रामधारी सिंह दिनकर। हर पाठ की पहचान डाली हुई है, ठीक है। आपको मिल जाएगी किस पाठ को कैसे हमने पहचानना है। हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है, यह है सेकंड क्वेश्चन जी। सेकंड क्वेश्चन है कि इसलिए यहां से यहां तक अंडरलाइन है, ठीक है। और ये पूछा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये आपने कैसा करना है, सबसे पहले आपने इसी तरीके से उत्तर लिखना है, उत्तर पूरा ही लिखना है एग्जाम में, उत्तर 21 का बै, और ये डाल के आपने हेडिंग डालनी है, ब्लैक पेन से, रेखांकित अंश की व्याख्या, ये हेडिंग है। उसके बाद आपने यहां से यहां तक जो है इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखना है जी। प्रस्तुत लाइनों में
या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, स्टार्टिंग कर सकते हैं, या सीधा लिख सकते हैं कि कवि ना लेखक लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी ईर्षा के बारे में बताते हैं, ईर्षालु व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि जिस दिन ईर्षा करने वाले व्यक्ति के भीतर यह जिज्ञासा जागरूक हो जाएगी, उसे अपनी कमी का पता लग जाएगा, तो उसी दिन से ईर्षालु व्यक्ति ईर्षा करना कम कर देगा। आप थोड़ा सा चेंज करके कर सकते हैं, जो आप पर्यायवाची शब्द बदल सकते हैं तो बदलना चाहते हैं बदल सकते हैं, ये इच्छा कर सकते हैं, इसका अंदर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप थोड़ा बहुता कुछ पर्यायवाची शब्द से बदलकर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके 1 2 4 वर्ड एक्स्ट्रा जोड़कर उसे आप लिख सकते हैं। ये इतना काम करना होता है। अगर किसी पैरे के अंदर 2 जगह दिया हुआ हो, ठीक है, तो आप लिखेंगे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर बीच में आगे एक बार फिर से डाल लेंगे इसी का रेखांकित द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या, और उसका भी आप ऐसे ही कर दोगे जैसे ये सेम है। ये हेडिंग डालनी है, उसके बाद यहां से यहां तक लिखना है कि लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी ईर्षालु व्यक्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जिस दिन ईर्षालु व्यक्ति को ये है, ईर्षालु व्यक्ति के अंदर या मन में यह इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, ठीक, कौन सी इच्छा, कि उसे पता लग जाएगा कि उसकी वो ईर्षा किस कारण से उसके मन के अंदर हो रही है, तो उसी दिन से वह ईर्षा करना कम कर देगा। क्योंकि यही सब लाइन आप पढ़ के पता लगा लें कि उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि किस अभाव के कारण वह ईर्षालु बन गया, यानी क्यों ईर्षालु हुआ है, ये आप जब पढ़ोगे तो पता लगे। तो वही सब बात को इसमें लिखना है। ईर्षा से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, वो सब इसमें दिया हुआ है। ईर्षा से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्षालु स्वभाव का होता है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। आप यहाँ तक लगा सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ये तीनों आपके कंप्लीट हो गए। उसके बाद देखिए पद्यांश। निम्न पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। चरण कमल बंदो, ये बंदो है यहाँ पर, चरण कमल बंदो हरिराई हरि राई, जाकी करपा पंगु गिरी लांगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो इसमें क्या करना है, पहला दिया हुआ है क्वेश्चन, प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए, काव्य सौंदर्य लिखिए, ठीक है जी, काव्य सौंदर्य लिखिए। तो आपने सबसे पहले इसके अंदर डालना है उत्तर, ठीक है। उत्तर नंबर यह है आपका 22 का, ठीक है, 22 का जो सभी पद ये है, क है या ख है, ठीक है। उसके अंदर से हम क्वेश्चन कर रहे हैं ए वाला, पहला पैरा है तो ए, जो भी है पहला क्वेश्चन है तो ए ही लिखेंगे, ए डालेंगे ए। उसके बाद आपने लिखना है इसमें संदर्भ। आप सीधा भी लिख सकते हैं कविता का नाम और उसके कवि का नाम, लेकिन संदर्भ लिखना चाहो तो संदर्भ लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश, ठीक है, आप लोगों ने पता है जो पाठ होता है, पाठ का तो होता है गद्यांश, पैरे को क्या बोलते हैं, गद्यांश, और जो कविता होती है कविता को बोलते हैं पद्यांश। ये यहां बिंदी आएगी, ठीक है, ये पद्यांश। और इसके लिखने वाले होते हैं लेखक और इसके लिखने वाले होते हैं कवि, ठीक। और पाठ और कविता दोनों को हम बोल सकते हैं शीर्षक, ये भी बोल सकते हैं पाठ और कविता को कंबाइन करके। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सूरसागर के पद नामक शीर्षक से लिया गया है, ये प्रस्तुत पद्यांश, और इसके रचयिता श्री सूरदास जी है। आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जो काव्य सौंदर्य डालना है, इसके नीचे काव्य सौंदर्य, ये भी जरूरी डालना होता है, ये भी जरूरी लिखना होता है। काव्य सौंदर्य में पहले लिखनी होती है भाषा कौन सी थी इसके अंदर, भाषा कौन सी है, अभी आपको बताया था ब्रज भाषा, सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा, ठीक है। और इसमें रस कौन सा है, भक्ति रस, भक्ति रस। और शैली कौन सी है, भावात्मक, ठीक। आपने इस तरह से काव्य सौंदर्य लिख देना है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया फर्स्ट। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है। सूरदास स्वामी, देखो
वैसे तो इसमें कोई अलंकार दूसरा तो और है ही नहीं, बस इसमें एक अलंकार है जिसमें स की वर्ण आवर्ती 3 बार हुई है, 3 बार आया है स, सॉरी, स सूरदास स्वामी स, जिसमें कोई भी अक्षर बार बार आता है उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, आपने लिखना है अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देखो इसमें है कवि सूरदास जी भगवान के चरणों की वंदना बार बार क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर, अच्छा इसके अंदर व्याख्या भी करनी थी भैया। देखो संदर्भ तो बता दिया था आपको, कवि संदर्भ बता दिया, व्याख्या रह गई थी। अब देखो व्याख्या भी बताते हैं, व्याख्या का आपने कैसे करनी है इसकी हिंदी जी। सूरदास साहब जी भगवान की वंदना करते हुए उनके बारे में कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, कि मैं चरण, इन चरण रूपी भगवान के चरण, जो चरण है कमल रूपी, जो चरण है भगवान के कमल रूपी जो चरण है उनकी, हरि के या भगवान के जो चरण है कमल रूपी जो चरण है उनकी मैं बंदगी करता हूं बार बार। क्यों करता हूं उसका कारण ही बता रहे हैं कि जाकी कृपा पंगु गिरी, क्योंकि उन कमल रूपी चरणों की जिस पर कृपा हो जाती है, जिस इंसान पर जिस पर कृपा हो जाती है, तो पंगु गिरी लंगे, वो आदमी जिस पर कृपा हो जाती है तो वो पंगु मिस होता है, लंगड़ा व्यक्ति, लंगड़ा व्यक्ति भी गिरी मिस होता है, पर्वत उसको लांग देता है। यानी जिस आदमी पर, जिस इंसान पर चरण रूपी हरि के जो चरण रूपी कमल है, उनकी जो चरण रूपी जो कमल रूपी जो चरण है, कमल रूपी जो चरण है हरि के कमल रूपी जो चरण की कृपा जिस इंसान पर हो जाती है, तो वो लंगड़ा व्यक्ति पर, लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को लांग देता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। बहिरा सुने और बहरे को सुनने लग जाता है, गूंगा 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 व्यक्ति पुनः बोलने लग जाता है, और रंक, रंक होता है भिखारी, भिखारी भी राजा की तरह सिर पर छित्र, छत्र राजा की तरह शान से छत्र धरकर चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, तो इस प्रकार ही सूरदास जी के जो स्वामी यानी जो भगवान है वो इतने दयालु करुणामय है, तो इसीलिए मैं बार बार बंदोती ही पाई उनके उनके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ, ठीक है। ये इसकी हिंदी अर्थ है जो आपने व्याख्या करनी है। सबसे पहले संदर्भ डालना है, फिर व्याख्या करनी है, बाद में काव्य सौंदर्य लिखना है। ये आपका हो गया था। ये कवि सूरदास जी भगवान के चरणों की वंदना क्यों बार बार करते हैं, क्यों करते हैं वो आपको बता दिया। क्योंकि उनके, देखो क्योंकि उनके चरणों की जिस पर कृपा हो जाती है तो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांग देता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है, और जो गरीब होता है वो भी राजा जैसी शान रखता है या रखने लगता है। इसीलिए भगवान के उन कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करते हैं। अब एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ लास्ट वाला जी, चरण, ये यहाँ पर न है, चरण और ये सब, इन दोनों का शब्दों का तत्सम बताइए। तत्सम वही जो संस्कृत से हिंदी में शब्द होते हैं। चरण का जो आया है इसका तो है चरण, और इसका है सर्व, इसका सर्व, सर्व, ठीक है। सर्व और सब आपने पता ये संस्कृत से उठाया हुआ शब्द है सर्व, और इसका मतलब क्या होता है? सब होता है, तो इसका तत्सम क्या होगा? सर्व, ओके। अब किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए वर्णन, देखो काफी सारे आपके उसमें लेखक हैं, लेकिन आपने ये 3 लेखक पक्के करके जरूर जाने हैं, और 99.99% उम्मीद है कि इन तीनों में से आपको एक लेखक आपको मिल जाएगा। जीवन परिचय अगर आपने देखना है तो लेखक का जयशंकर प्रसाद या जो खास है उनका जीवन परिचय डाल दिया गया है, आप क्लास देख सकते हैं उसमें, बिल्कुल शॉर्ट में, छोटा, जितना एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 80 वर्डों का लिखना पड़ता है, 80 शब्दों का, और वो लगभग 100 शब्द के आसपास है, ठीक है। यदि छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। कवि जी, जितने भी आपके सिलेबस में कवि हैं उन सब में से आपने ये 4 कवि बिल्कुल करने हैं, और डेफिनेटली इन 4 के अंदर से आपको पक्का मिल जाएगा जीवन परिचय लिखना, ठीक है। अगर आप इनका देखना चाहते हैं, सूरदास जी, महादेव वर्मा जी का जीवन परिचय देखना चाहते हैं तो डाल दिया है ग्रुप में, इसमें यूट्यूब पर आप देख सकते हैं महादेव वर्मा जी का जीवन परिचय। अब देखिए, निम्न संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, ठीक है, हिंदी अनुवाद कीजिए जी। देखिए
पहले तो इसका संदर्भ बता रहे हैं, फिर इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। संदर्भ, ठीक है, ये है उत्तर नंबर 24 का। 24 संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक शीर्षक से लिया गया है, नामक पाठ से लिया गया है, आप जो भी मर्जी लिख सकते हैं, नामक शीर्षक से लिया गया है और संस्कृत में लेखक या कवि का नाम लिखना नहीं होता है, ठीक है। केवल जो पाठ का होता है उसमें लेखक लिखते हैं, कविता का होता है उसमें कवि लिखते हैं, लेकिन संस्कृत वाले जो पैरा होता है उसके अंदर लेखक का नाम नहीं लिखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक शीर्षक से लिया गया है, ठीक है, ये आपने लिखना है। उसके बाद में इसका एक बात और ध्यान रखनी है, संस्कृत में व्याख्या नहीं की जाती है, संस्कृत में केवल हिंदी अनुवाद होता है, संस्कृत में हिंदी अनुवाद होता है। तो अब इसका हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है। आपने इसके बाद संदर्भ के बाद क्या डालना है, हिंदी अनुवाद। और बिल्कुल एक बात और ध्यान रखनी है, आपने लिखते टाइम सभी लाइनें एक सीध में रखनी है, आगे से, कोशिश तो पीछे से भी करनी है, एक सीध में, ठीक है। और बिल्कुल एक ही आगे से लिखनी है एग्जाम पेपर के, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा गैप छोड़ना है, बिल्कुल एकदम स्टार्ट कर देना है जी। अब सुनिए, ये पैरा वेरी इंपॉर्टेंट है। संस्कृत के किस पाठ के पैरे को हम कैसे पहचानेंगे कि इसका पाठ का नाम क्या है, इस पैरे का, वो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आपको पता लग जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के अंदर, ठीक है। थोड़े से वर्ड याद करते ही आपको देखते ही मिल जाएगा कि ये कौन सा पाठ है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये पैरा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में मिल सकता है। देखिए, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्रस्थली अस्ति। पहले आपको एक दो बता, देखो, अस्ति मने होता है, आसीत मने होता है था, अत्र मने होता है यहां, तत्र मने होता है संस्कृत में वहां, और कुत्र मने होता है कुत्र, कहां, और स मने होता है वह, स, और च मने होता है और। इसी तरीके से थोड़े से शब्द भी आप अगर आपने याद रख लिए तो आप सेंटेंस गलत नहीं करोगे और तुरंत उसकी लैंग्वेज सेंटेंस की बना लोगे। ऐसा मिस होती है यह, ऐसा यह, ठीक है। ऐसा नगरी, यह नगरी किसकी बात कर रहे हैं, वाराणसी नामक पाठ की, वाराणसी नगरी की बात कर रहे हैं। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा, और देखो ये च होता है, ये बीच में लगता है यहां पर, और लगता है ये बाद में, लेकिन माना जाता है बोलते टाइम ये यहां पर प्रयोग करेंगे इसे। यह नगरी भारतीय संस्कृति और, ये च यहां आएगा, और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, अस्ति माने है। इत एव संस्कृत वाक्यांश संस्कृतेश्च आलोक। इत एव, यहां से, इत माने यहां से ही संस्कृत का साहित्य, अश्य माने होता है का, अश्य, ठीक है, अश्य का, यहां से ही संस्कृत साहित्य यानी संस्कृत का साहित्य और संस्कृति का आलोक बोलते हैं प्रकाश, यहां से ही संस्कृत भाषा और संस्कृत यानी संस्कृत भाषा का मतलब क्या है, संस्कृत साहित्य ही होता है, संस्कृत साहित्य को संस्कृत भाषा बोलते हैं। संस्कृत भाषा
और संस्कृति का प्रकाश सर्वत्र चारों ओर फैलता है। यानी यहीं से ही संस्कृत भाषा और संस्कृति का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। और मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ पर मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ पर आकर भारतीय संस्कृति के दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। सैमिस वह तेसा इनके ज्ञान से, ठीक है, देखो, वह इनके ज्ञान से तथा इतना प्रभावित हो गया था यत तेन कि उसने इन उपनिषदों का, वो जो उपनिषद उसने पढ़े थे, उन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कर दिया था। समझ आया आपने? ये अब चलते हैं। देखो, संस्कृत में प्रश्न छांटना नहीं, क्वेश्चन का आंसर देना कितना आसान है, देख लीजिए आप। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है एक पैरा, ये है पद्यांश। क्या ये तो ऊपर गद्यांश था, ये पद्यांश है। मरणम मंगलम यत्र विभूषणम कौपीन यत्र कौशेम छा काशी केन मियते। ये भी इंपॉर्टेंट श्लोक है जिसका संदर्भ और व्याख्या करनी है। संदर्भ आपने सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है जो ऊपर था, ठीक है। प्रस्तुत ये किससे लिया गया है? मरणम मंगलम ये लिया है वाराणसी, काशी पहचान इसकी काशी है, तो वाराणसी नामक पाठ से ही है। और कैसे लिखना है इसको इसका संदर्भ प्रस्तुत श्लोक, इसमें क्या डालना है? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक शीर्षक से लिया गया है, या पाठ से लिया गया है, या अधरत है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मरणम, अब इसका करना है हमने हिंदी का अनुवाद, ठीक है। इसमें काव्य सौंदर्य नहीं करना होता है और लेखक का नाम नहीं लिखना होता है, इसमें सीधा डायरेक्ट करना होता है हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद, ठीक है। हिंदी अनुवाद देखते हैं। मरणम मंगलम यत्र मीन्स क्या होता है? यहाँ, अभी बताया था, यत्र मीन्स यहाँ। देखो, वाराणसी कई श्लोक है, तो वाराणसी के बारे में ही बात करें। यहां पर मरना मंगल माना जाता है। यहां पर यानी वाराणसी के अंदर मरना, यहां पर इसकी सेम टू सेम देखते हैं। यहां पर मरना मंगल माना जाता है, कल्याणकारी माना जाता है। विभूतिश्च, और च मीन्स क्या होता है? और विभूति नहीं, बभूत लगाते नहीं, माथे पर बभूत लगाते, राख। और बभूति यहाँ का आभूषण माना जाता है वाराणसी का। कोपीन होते लंगोटी अत्रमिस यहाँ पर कोशेयम बोलते हैं जिसका रेशम का कपड़ा जी। लंगोटी, यहाँ पर लंगोटी को ही रेशमी कपड़े मानते हैं। सा ऐसी काशी, इस तरह की काशी को केन मियते, कौन माप सकता है? यानी इस तरह की काशी की तुलना कहीं नहीं की जा सकती, किसी भी स्थान से नहीं की जा सकती। ये इसकी हिंदी अनुवाद है, ठीक है जी। अपनी पाठ्य पुस्तक से संस्कृत खंड से कोई एक श्लोक लिखिए। आप कोई सा भी श्लोक लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते, याद कर सकते हैं। 2 श्लोक आपने याद करने हैं, ठीक है, क्योंकि अगर एग्जाम में ये कर सकते हैं आप, एक और एक ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये भी आप कर सकते हैं जी। अब है क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं संस्कृत में, जो संस्कृत में जिनका आंसर लिखना है, संस्कृत में ही प्रश्न है, संस्कृत में इनको उत्तर देना है। और कितना आसान तरीका है संस्कृत के क्वेश्चनों का आंसर लिखना, संस्कृत में कितना आसान तरीका है, देखिए। वाराणसी नगरी कुत्र स्थित है, इसका जो आंसर लिखना है आपने लिखना है, सेम लिखना है बिल्कुल, वाराणसी नगरी, बस कुत्र न लिखना है। कुत्र मीन्स क्या होता है? कहां है? तो गंगाया कूले, ये इसकी जगह लगाना है बस कुत्र की, बाकी आगे सही लिखना है। स्थितिता अस्ति मीन्स क्या होता है? आपको बताया था स्थिति
अस्थि मैंने है होता है, तो बस कुत्र की जगह क्या लगाना है, गंगाय कूले, बाकी सेम टू सेम। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, वाराणसी नगरी कैसा संगम स्थली अस्थि। तो जो कैसा है ये क्वेश्चन वर्ड है, कुत्र कैसा, ठीक है, ये सब क्या है क्वेश्चन वर्ड है, यानी पर्सन है। ये इसका आंसर कैसे लिखना है, लिखना है ये सेम लिखना है पहले, वाराणसी नगरी कैसा, कैसा सर्व सर्वधर्मणाय संगम स्थली अस्थि। बस ये कैसा की जगह क्या लगाना, ये वर्ड लगाना, बाकी अगर संगम स्थली अस्थि। देखो इसका आंसर वाराणसी नगरी सर्व धर्माणायन संगम स्थली अस्थि, बस इसकी जगह कैसा क्या लगाना, ये लगाना, बाकी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, पदेन बिना किम दूरियम याति। ठीक है, इसमें कीमन की जगह क्या लगाना, बस पत्रम लिखना है, बाकी सब सेम लगेगा। यानी कैसे इसका आंसर लिखेंगे, उत्तर डालकर। देखो आपने क्या लिखना है, यहां अपनी कॉपी में डालना है उत्तर नंबर 24 का थर्ड, और क्या लिखना है, पदेन बिना पत्रम दूरम याति। पद बिना कौन दूर जाता है, तो कीम की जगह पत्रम लिखना, बाकी सेम टू सेम। विद्या केन वर्धते, तो केन की जगह विद्या अभ्यासेन वर्धते, इसकी जगह क्या लगा, अभ्यासेन, बस। चंद्रशेखर कैस्ति, चंद्रशेखर कौन थे, आसित, अस्थि मने है और आसित मने था, तो चंद्रशेखर कौन थे, तो चंद्रशेखर आसित, और यहां लगाना प्रसिद्ध देशभक्त, देश भक्त आसित, क्या की जगह लगाना है, बस ये। तो कितने आसान है। अगर इसी तरह की आपने इंग्लिश मैथ साइंस की ट्रिक्स देखनी है, ऐसी चीजें जो बिल्कुल एग्जाम में मौका भी नहीं मिलेगा एग्जामिनर को नंबर काटने का, जबरदस्त ट्रिक के साथ, तो अपने फ्रेंड्स को बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने क्षेत्र में व्यापक गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों की जानकारी किसी मुख्य पत्र के संपादक के देते हुए पत्र लिखिए। एडिटर को लेटर लिखना है भैया इसमें, तो ठीक है। अगर प्रमुख लेटर देखने हैं आपने कौन कौन से खास हैं, उनका आंसर भी देखना है, तो वीडियो देखिए, दूसरी देखिए। निम्न विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखिए। जी आपको बता रहे हैं, देखो 4 निबंध ऐसे हैं, 4 ऐसे हैं जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जो बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, और सेफ्टी रोड सेफ्टी से होने वाले लाभ और हानि। सब पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये तो सबका अपना खंड होता है, और इसके अंदर भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस जी का चरित्र चित्रण कीजिए। अगर इसका क्वेश्चन का आंसर भी आप शॉर्ट में देखना चाहते हो, बिल्कुल हेडिंग वाइज और इजिली, और जितना वर्ड का एग्जामिनर मांगता है उससे 10 वर्ड फालतू, बस उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और अपने कम से कम 4 फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।